जिगर दोषी सर, एक तो जो आज कल से शुरू हुई छापेमारी जो आज निरंतर जारी है, एक टिप्पणी आपकी उस पर मैं चाहूंगा। दूसरा, एक बहुत बड़ा खुलासा मोदी जी ने तेलंगाना में किया है। राहुल गांधी इसके पहले बता रहे थे, लेकिन वो बताते थे, खुलासा नहीं कर पा रहे थे। मोदी जी ने खुलासा किया और बाकायदा जनता से पूछ करके खुलासा किया कि खुलासा करूं, बताऊं, मैं सच सच बताऊं, मैं सारी चीजें उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने बताया कि केसीआर साहब जो है वो एनडीए में शामिल होने के लिए मिलने आए थे। राहुल गांधी लगातार इस बात को उठा रहे थे कि बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। सर, अब प्रधानमंत्री ने जब ये बात कह दिया है तो उसके बाद, चूंकि केसीआर को भी इंडिया में लाने की एक कवायद, काफी कोशिशें हुई थी नीतीश कुमार जी के द्वारा। अब पीएम का ये जब बयान आ जाता है तो ये चुनावी दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि तेलंगाना भी चुनावी राज्य है, चुनाव होना है वहां भी विधानसभा का। जिगर दोषी साहब। बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से चुनावी राज्य आज की तारीख में तेलंगाना जरूर है, और ये जो एक स्टेटमेंट पीएम ने दिया है वो साफ साफ बात इंगित करता है कि किस तरीके से दोनों पार्टियों के तार जुड़े हुए हैं, बीजेपी और बीआरएस के। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को राहुल जी ने जब उठाया था, जब उन्होंने बात की थी, उस बात को आज हम पुष्टि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते, क्योंकि राहुल जी की कितनी सारी ऐसी बातें हैं। चाहे कोविड के दौरान उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि बहुत बड़ा एक रोग आ रहा है भारत देश की तरफ, आप उसको रोकिए। वहां से लेके अदानी मामले के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की थी, वो सारी बातें एक एक करके सच हुई। तो एक बात ये तो साफ स्पष्ट है कि उनका जो विजन है या उनका जो रिसर्च है वो बहुत ही परफेक्ट है। जिस तरीके से वो एडवांस में बात करते हैं, बोलते हैं, वो सारी बातें सही साबित होती है, जो इस मामले में भी सही साबित हुई। तो मुझे लगता है अब शायद मेरे ख्याल से ये पत्ते खुल गए हैं बीजेपी के और मोदी जी के। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, जिस तरीके से केसीआर साहब आने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए में, वो दोनों जाने वो एक दूसरे के साथ आगे जाके जुड़ेंगे या नहीं, या फिर अंडर द टेबल काम करेंगे, बी पार्टी ए पार्टी, उस तरीके से बन के वो आगे आने वाला समय ही बताएगा। पर तेलंगाना में आज की तारीख में जिस तरीके से चुनावी माहौल जम रहा है, जिस तरीके से काम चल रहा है, वो देख के साफ स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर जरूर बनेगी, क्योंकि लोग उकता चुके हैं वहां की करंट रिजीम से, करंट गवर्नमेंट से, और साथ साथ में केंद्र सरकार की तरफ से जो जो वायदे किए और जो पूरे नहीं हुए। और मोदी जी जिस तरीके से हर एक भाषण में जाके बड़ी बड़ी सौगातें देते हैं कि कितने करोड़ बांट दूं, 1,000 करोड़ बांट दूं, 5,000 करोड़ बांट दूं, 10,000 करोड़ बांट दूं या 20,000 करोड़ बांट दूं। तो ये जो सारी बातें, उससे लोग बहुत उकता चुके हैं। मतलब ये कोई घर का पैसा तो है नहीं। हर एक बंदा, हमारे जैसा बंदा, दूध दही छाछ पे भी 1 रुपया जीएसटी देता है, तब जाके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होते हैं सरकारी खजाने में, और ये बांटने निकल पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों के मन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट बैठ चुकी है कि सही और सच्चा लीडर कौन है, और झूठ बोलने वाला और लोगों को बरगलाने वाला लीडर कौन है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सारा किस्सा हो रहा है पिछले 1-2 दिन से, सारी छापेमारी हो रही है, इसे मैं कहूंगा कि शायद अब हम लोग, पूरा हिंदुस्तान अब एक टाइम बम पर बैठा हुआ है। हम लोग धीरे धीरे उस कगार पर पहुंच चुके हैं जहां पर बोलने की आजादी, जो हम बात करते हैं कि आजादी है भारत में बोलने की, मेरे का तो तकरीबन तकरीबन काफी तरीके से उसको बंद कर दिया जा रहा है। और अगर पत्रकारिता करते हुए, सच्ची पत्रकारिता करते हुए लोगों को इस तरीके से डराया धमकाया जाएगा, तो समाज में सच्ची खबर कौन फैलाएगा? फिर क्या हम कैसी खबरों को पढ़ेंगे या कैसे करेंगे? वो मुझे शायद बहुत ज्यादा शंकास्पद लग रहा है, क्योंकि आगे जाके अगर गोदी मीडिया चैनल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने 21 रुपए का लिफाफा रखा या नहीं रखा, उस पर बात करेंगे, और बाकी इतने सारे मुद्दों को छोड़ देंगे जो सही में वाकई में चर्चा करने योग्य है, जनता के मन में जाने योग्य है, तो शायद मुझे लगता है भगवान ही मालिक है जनता का। एक बात ये मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि जैसे ही मोदी साहब यूट्यूब पर आए, उन्हें लगा कि भाई यहाँ तो बड़ी कंपटीशन है, पहले धीरे धीरे कंपटीशन हटाओ, क्योंकि वो कंपटीशन पसंद नहीं करते। तो ये जो लोग चर्चा में है, उनकी बारी पहले आई, फिर धीरे धीरे जो हमेशा डेटा हर महीने हमारा आता है कि कितनी व्यूअरशिप के साथ कौन सी डिजिटल मीडिया चैनल आगे चल रही है। तो मैं आपको भी एक आश्वासन देना चाहता हूँ, या आश्वासन तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको भी ये बताना जरूर चाहूंगा कि आप भी अलर्ट रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि आप भी वो 1 से 20 वाली चैनल्स में आते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद कंपटीशन आपको नाबूद करने के चक्कर में आपके ऊपर कोई कार्यवाही ना हो जाए। आप अपना काम बखूबी करते रहिए, उसके लिए मैं आपकी हिम्मत को धन्यवाद देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, एक ये भी मुझे दिख रही है कि अब हमारा जो समाज है ना, वो राम प्रकाश जी, हम इस कगार पर पहुंच गए कि हमारे वहां अब सवर्ण दलित का झगड़ा नहीं है, ना दलित महादलित का झगड़ा है, ना अगड़े पिछड़े का झगड़ा है, ना दलित आदिवासी का झगड़ा है, ना अमीर गरीब का झगड़ा है, किसी चीज का झगड़ा नहीं। अब मुझे लग रहा है मोदी जी ने समाज को, देश को, 142 करोड़ लोगों को उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर केवल 2 खेमे में हम बट गए, या तो हम मोदी समर्थक है या हम मोदी विरोधी है। तो मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति के लिए पूरा देश इस कदर झगड़ने की कगार पर आ गया है, तो ये एकदम विस्फोटक परिस्थिति है।
क्योंकि आप देखिए, मैं जितने भी अपने एकदम नजदीक के कोई रिलेटिव से भी अगर कहीं बात करते हैं, मिलते हैं, पिछले 3 दिनों से मैं कुछ घरेलू कामकाज में काफी व्यस्त था, तो उसमें मैंने देखा जब भी कोई बात निकलती है पॉलिटिक्स की, तो सीधा सीधा या तो वो मोदी समर्थक निकलते या मोदी विरोधी निकलते, बाकी वो कुछ नहीं निकलते। जबकि आज से 25 साल पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, हर एक व्यक्ति का अपना अपनी एक राय थी, हर एक व्यक्ति का अपना एक दृष्टि बिंदु था, जिसको लेकर हम आश्वस्त थे कि भारत हमारा जो देश है, वो देश कितने अच्छे हाथों में है, कितने लोग उसको लेकर आगे चल रहे हैं। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज बस अंधा जो एक अंधभक्ति का एक चश्मा है वो पहन के लोग चल रहे हैं। और एक बात ये भी है कि लोग काफी क्रूर होते जा रहे हैं। जो मैंने मोदी विरोधियों के जो स्टेटमेंट में देखता हूँ सोशल मीडिया पर, वो इतने इतने जबरदस्त तरीके से मोदी समर्थक को जो स्टेटमेंट होते हैं वो इतने भयंकर होते हैं कि वो सामने वाले को नेस्तो नाबूद करके, कुछ भी गाली गलौज करके कैसे भी चुप कराने में माहिर होते हैं। और उसके उदाहरण हमने प्रेम शुक्ला जैसे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनके मुंह से कई बार सुने, वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं जब वो मीडिया की डिबेट में बैठते हैं। तो मुझे लगता है ये जो स्तर है वो केवल भाजपा ही ला सकती है, और ये स्तर बहुत ही भयानक है। रही बात चाइना की, तो मुझे लगता है कि अगर इतनी ईडी सीबीआई को आपको छोड़ना था इस तरीके से न्यूज क्लिक पर या कोई भी पत्रकारों के ऊपर, तो जैसे सभी महानुभाव ने चर्चा की, आप अदानी के मामले पर क्यों चर्चा नहीं करते, वहां पर ईडी सीबीआई की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी तो इतनी सारी 38 शेल कंपनियां हैं जहां पर फंडिंग के आरोप लगे, जो चाइना के रूट से आगे कोई दूसरे रूट से आते हुए पैसा लगाया जाता है, शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, वहां पर आपकी कोई चर्चा नहीं होती। आपकी चर्चा वहां पर भी नहीं होती जब हमारे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर और एक्टर चाइनीज मोबाइल कंपनियों की एड्स करते हैं, और वो एड्स करते हुए बड़े बखान करते हैं, तो क्या उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? वो भी हम नहीं करते। ऐसी कितनी सारी घटना है जहां पर कोई कुछ नहीं बोलने की कगार में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा आप देख लीजिए, उसका जो डेफिसिट है वो कहां पर है। हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसका भी घाटा बहुत ही बड़ा है। तो वो जितने व्यापारी भारत में चाइना से माल मंगाते हैं, चाइना के साथ काम करते हैं, वो सारे देशद्रोही हो गए। वो सब लोग क्या देश के विरोध में काम कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये परिभाषा जो है सरकार घड़ने की कोशिश कर रही है कि देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है, वो बहुत ही खतरनाक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही मुझे दिख रहा है कि अगर आप मोदी भक्त है, मोदी समर्थक है, तो आप देशभक्त है, और उनके विरोध में है तो आप देशद्रोही है। बस इतनी सी बात है। और आगे जाकर आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही भयानक इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि शायद हम बोल भी ना पाए। तो ये जो समय है उसमें सिर्फ और सिर्फ कवायद इतनी है कि चाहे जातीय जनगणना का मामला हो जो जनता में तूल पकड़ रहा है, चाहे ओपीएस की जो रैली हुई दिल्ली में, इतने लाखों लोग उमड़े, वो सारे मामलों को दरकिनार करके केवल और केवल एक व्यक्ति में फोकस रहे। बस वो फोकस रखने की जो कवायद है, फोकस रखने की जो एक पागलपन है, वो पागलपन के तहत ये सारी बातें की जा रही है। तो मुझे लगता है जनता को सही में जागना पड़ेगा, और जो समाचारों का, खबरों का जो पूरा जाल है वो बुनकर सही समाचार, सही खबर तक पहुंचना पड़ेगा। वरना हम आने वाले समय में ये देखते हुए नजर आएंगे, जैसे एक कोई वो पीके मूवी में एक सीन हमने देखा था कि आपके नसीब में सही समाचार नहीं है, आप वो कोई छोटे मोटे समाचार दिखा दीजिए, उसी से आपका काम एंटरटेनमेंट चैनल चल जाएगा। तो मुझे लगता है ये अब जी। समाज को जागृत होना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस तो बिल्कुल साथ में खड़ी है, राहुल जी बिल्कुल साथ में खड़े, पर सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जिगर दोषी सर, क्या ये जो पूरी कार्रवाई है ये माना जाए कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की बात आज, चूंकि जब हम बदली सियासत की बात कर रहे हैं तो ये लगातार देखा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इसका परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में गया, चाहे हिमाचल के चुनाव की आप बात कर लीजिए, चाहे आप कर्नाटक चुनाव की बात कर लीजिए। तो ये जो पूरा अभी समय की गतिविधियां हैं, क्या ये देखा जाए कि ये सारा ही गतिविधियां मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, मुद्दों को छुपाने के लिए ही की जा रही है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी सियासी वजह एज अ कांग्रेस लीडर आप देख रहे हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल सही आपने जो बताया, और ये हर एक चर्चा में हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं कि बीजेपी और मोदी जी और आरएसएस ये सब मिलके हमेशा ये प्रयत्न में लगे हुए हैं पिछले काफी महीनों से कि जो भी मुद्दा कांग्रेस उठाती है, जो भी जनहित की बात होती है, उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए और इसे किस तरीके से मेन मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसे कैसे ब्लैकआउट किया जाए। आप देखिए ओपीएस के रिलेटेड बहुत बड़ी एक रैली हो गई दिल्ली में, कितने लाखों लोग उसमें उमड़े थे। आप सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। ये बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सारे मुद्दे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा होने चाहिए, वो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बदले मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया में वो 21 रुपए के लिफाफे के ऊपर बातें चलती रही, पता नहीं और क्या क्या डिस्कशन चलते रहे। उसके अलावा जाति जनगणना का जो एक रिपोर्ट आया उसके ऊपर बहुत बड़ी संख्या में हर एक राज्य में इतनी सारी चर्चाएं, डिबेट शुरू हो गई। मैं कितने सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, अलग अलग फेसबुक ग्रुप में हूँ, जहां पर लोग अपनी अपनी कमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में राय मांग रहे हैं और साथ में ये भी लिख रहे हैं कि हाँ सच में ये होना चाहिए। हालांकि ये जातिगत
जनगणना जो है वो हमें जातियों में बांटती है, पर केवल फिर भी उसके अलावा मैं कहूंगा कि जातियों में बंटना नहीं है, हमें एकजुट रहना है। पर जितनी आबादी है उतना हक उन्हें जरूर मिलना चाहिए, इस बात पर भी मैं कायम हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो मुद्दे हैं वो जनता के दिमाग में चल रहे हैं। जनता यही चाहती है कि ये सारे मुद्दों पर बात हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उसके अलावा जितनी सारी ऐसी चीजें जो जनता के स्पर्श में आती है, वो सब मुद्दों पे बात हो, और कांग्रेस ये सारे मुद्दे उठाती है। जबकि मोदी जी यही प्रचार में लगे हुए हैं कि कांग्रेस ने देश का नुकसान किया। तो मुझे लगता है कि अब आज की तारीख में, जैसे मैंने पहले कहा, ऐसी हालत बिल्कुल हो गई है, चाहे मीडिया की हो, पत्रकारिता की हो या पूरे समाज की हो, कि हम लोग बिल्कुल एक ऐसे समय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पे या तो आप मोदी समर्थक है या मोदी विरोधी है। पर जिस टाइम, जैसे ही अखिल स्वामी साहब ने कहा कि हमें 6 महीने और ज्यादा मेहनत करनी है, अगर ये मेहनत सक्सेसफुल हो गई तो मेरे ख्याल से ये जो सारा प्रोपेगेंडा है वो धरा का धरा रह जाएगा, और बीजेपी को कम से कम 150 सीटों के आसपास हम लाकर सिमटा कर रख सकते हैं। ये पावर भारतवर्ष की जनता का है। मैं ये नहीं कहता कि ये कांग्रेस का पावर है या इंडिया अलायंस का पावर है, ये भारत की जनता का पावर है, क्योंकि भारत की जनता बखूबी जानती है कि अगर अहंकार में लिप्त राजा को या तानाशाह को हराना है तो कैसे हराना है। तो मैं ये जरूर सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप लोग, भारत की जनता एक सच्चे जो लीडर है और सच्ची जो पार्टियां हैं उसका साथ दे और किसी बरगलाहट में ना आए। जी।